तो सभी को जय जिनेन्द्र। आज का जो टॉपिक है जय जिनेन्द्र मैम। रिलीजन से ही रिलेटेड स्टडीज है। सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर फॉर टुडे। सबसे पहले तो आ जाते हैं दर्शन का मतलब क्या होता है। दर्शन जिसे कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में बोलते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी और दर्शन दोनों का मतलब बहुत अलग अलग है, तो आप लोग आज देखिए कि उसका मतलब क्या होता है। फिलॉसफी, अगर इस शब्द को डिवाइड किया जाए तो फिलो एंड सोफिया। फिलो मतलब प्रेम, सोफिया मैंने कि ज्ञान, यानी कि ज्ञान से प्रेम, उसको बोलते हैं फिलॉसफी। जब आप ज्ञान से प्रेम करते हैं, ज्ञान को और समझने की कोशिश करते हैं, उसमें गहराई पे जाते हैं, उसमें कुछ नयापन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो हो गया फिलॉसफी। अब दूसरी बात देखिए दर्शन के बारे में। दर्शन जो शब्द है वो बना है दृश्य धातु से, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा आप देखने की कोशिश करते हैं। क्या देखने की कोशिश करते हैं? सच्चाई देखने की कोशिश करते हैं, उसको दर्शन कहा जाता है। आज के जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, रिलीजन, फिलॉसफी, जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें सच से और करीब लेके जाते हैं, तो वो दर्शन है। जैसे कि अभी वेदों में मंत्र दिए गए हैं, अभी मंत्रों की जो एनालिसिस की गई वो उपनिषद में की गई। उपनिषद में जो भी बातें की गई वो एक प्रकार का दर्शन है, जो कि हमें देखने के लिए मदद कर रहा है कि हम आगे और आसपास की दुनिया को बेहतरीन तरीके से कैसे समझे। अब भारतीय दर्शन में, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, कि अनुभूति, एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब अनुभव किस प्रकार के हो सकते हैं? या तो वो इंद्रिय जन्य अनुभव हो सकते हैं, यानी कि आपके सेंशियस एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या उससे परे, यानी कि अतीन्द्रिय, वो भी हो सकते हैं, यानी कि इंट्यूटिव नॉलेज। तो ये प्रकार के नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। नॉलेज की जब स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से, सोर्सेस ऑफ नॉलेज की जब स्टडी करते हैं, तो वो आ जाता है एपिस्टिमोलॉजी में, यानी कि नॉलेज, ज्ञान की स्टडी करना। अब फिलॉसफी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि दुनिया को अलग अलग तरीके से समझने में हेल्प करते हैं। लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था मेटाफिजिक्स के बारे में, यानी तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा यानी कि सच क्या है, क्या हम देख रहे हैं वो सच है, या इसके ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता और वो सच है। तो इस प्रकार के हमने स्टडीज की है ऑलरेडी। तो इंडियन फिलॉसफी का जो मेन मकसद यही है कि हमारे व्यवहार को संभालना और व्यवहार को सुधारना। हमारे डेली जो प्रैक्टिकल जो भी हम करते हैं, प्रैक्टिकली जो भी चीजें हम लाइफ में करते हैं, उसको और बेहतरीन कैसे बना सके, वो इंडियन फिलॉसफी का मेन मकसद है। तो इंडियन फिलॉसफी का ये भी मेन मकसद है कि हम जो कर रहे हैं कितने अच्छे से काम को कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, और हमें मोक्ष की तरफ क्यों जाना है। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि दुख से निवृत्ति। दुख है लाइफ में, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि बौद्ध दर्शन में कहा गया है। अब जब दुख है तो दुख से निकलने का मार्ग भी है, तो वो दुख के निकलने के मार्ग को समझना, वो सब हमें इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के थ्रू हमें जानने को मिलता है। अब इसके बाद जब आप रिलीजन पढ़ रहे हो, क्योंकि ये कोर्स जो है स्टडी ऑफ रिलीजन है, तो अब जब रिलीजन पढ़ रहे हो, तो अब इसको, रिलीजन को फिलोसॉफिकल वे में पढ़ रहे हो। ये रिलीजन में क्या फिलॉसफी है, उसके पीछे का मकसद क्या है, उसको जानने का मकसद क्या है, ये सब चीजें आप समझ रहे हो। तो जब भी आप ये इंडियन फिलॉसफी पढ़ रहे हो या वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे हो, तो समझना पड़ेगा कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है? भारतीय दर्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि ये है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। अब वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, सिद्धांतिक है। वो थ्योरीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि जो चीज लिखी जा सकती है, जो चीज समझी जा सकती है, वही चीज सच है। इस प्रकार की उसकी अवधारणाएं हैं। अब इंडियन फिलॉसफी अनुभूति परक, इंट्यूटिव है, और वेस्टर्न फिलॉसफी इंटेलेक्चुअल है। भारतीय दर्शन में जीवन और मोक्ष, इस पे फोकस किया गया है, और पाश्चात्य दर्शन में तर्क और ज्ञान,
ये सब चीजों पे फोकस किया गया है। भारतीय दर्शन में यह लोग मतलब दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड दोनों पे ही बिलीव किया गया है। दिस वर्ल्ड दैट वर्ल्ड, जैसे मैं बता रही थी पहले आप लोगों को कि परलोक, परलोक में कितना विश्वास है। जैन दर्शन में तो कहीं आपने पढ़ा ही है ये सब चीजों के बारे में। बट अब ये क्या वेस्टर्न फिलोसफी भी इसमें मानती है? तो वेस्टर्न फिलोसफी इस पे विश्वास नहीं करती है। वो सिर्फ दिस वर्ल्ड यानी कि इहलोक की सत्ता में विश्वास करती है। भारतीय दर्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से ये काफी अट्रैक्टिव लगता है, वो है आध्यात्मिक और साधना प्रधान। बिकॉज ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, और इसी प्रकार से लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत पर्सनल है। इसको सब अच्छे अच्छे अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और इंडियन फिलॉसफी हमें उसको और अच्छे तरीके से समझाने में हेल्प करता है। जहां तक पाश्चात्य दर्शन की बात करें, वो साइंटिफिक है और एनालिटिकल है, बहुत ज्यादा ही चीजों को परखता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि भारतीय दर्शन में जीवन को रूपांतरित करने का मार्ग है, पाश्चात्य दर्शन में उसकी विशेषता यानी कि उसके विश्लेषण करने का मार्ग दिया गया है। तो यहाँ पे मेरा ये बताने का मकसद ये था कि आपको भारतीय दर्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पाश्चात्य दर्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब भारतीय दर्शन में जब भी हम पढ़ते हैं तो वो कुछ काल में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अभी इतना बड़ा ट्रेडिशंस को पढ़ना तो आसान नहीं है। जब तक हम उसको कैटेगराइज नहीं करें, उसको कोई पीरियोडिकल वे में उसको डिवाइड नहीं करें, उसको समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो यहाँ पे भी भारतीय दर्शन को कुछ कालों में डिवाइड किया है। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से काल में उसको डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले होता है वैदिक काल, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात बताई गई है ऐसा माना गया है कि वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी कि वो सारी बातें जो है इंसानों के द्वारा लिखी नहीं गई है, इंसानों के द्वारा बताई नहीं गई है। वो मंत्र दृष्टा यानी कि जो ऋषि मुनि है, वो जो मंत्रों को देख सकते थे, सुन सकते थे, उन्होंने ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाई है। तो वैदिक काल ऐसा काल माना जाता है कि इसमें जो भी ज्ञान बताया गया, जो भी नॉलेज बताया गया, बहुत पुराने हैं। और इसलिए भारतीय दर्शन में वैदिक काल को सबसे पहले रखा गया। अब वैदिक काल में क्या क्या आता है इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस साल। वैदिक काल में आ जाते हैं मंत्र। मंत्र ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना जो वेद है, उसमें मोस्टली मंत्र दिए गए हैं। मंत्र किस प्रकार के मंत्र दिए गए? ऐसे प्रेयर्स दिए गए हैं जो कि गॉड, गॉडेस, देवी देवताओं के लिए बनाए गए हैं। अभी देवी देवताएं कौन है? ये वो है जो कि हम सबकी रक्षा करते हैं। जैसे कि अभी वरुण देवता है, इंद्र देवता है। अभी ये देवता कौन है? ये देवता इस प्रकार से बताए गए हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे मंत्र उनके लिए बताए गए हैं। अब दूसरा यहाँ पे आता है ब्राह्मणा। अब भी ब्राह्मणा में क्या होता है? रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस जो कि फॉलो करते हैं लोग अपनी डेली लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। जैसे कि मैंने अपने आपको अभी बताया कि भारतीय दर्शन जो है व्यवहारिक है। हमें व्यवहार को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको पॉलिश करना है, और ये सब आज भी पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं। बट उनको कौन बताएगा कि अगर वो भारतीय दर्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं तो वो सब क्लासेस लेने की नीड कम हो जाती है और आप ये सब चीजों को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ब्राह्मणा में क्या है? वो रिचुअल्स और सेक्रीफाइस जो भी है उसका एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस जो शब्द आता है उससे काफी लोग डर जाते हैं कि सेक्रीफाइस मतलब क्या। क्या यहाँ पे पशु पक्षी ये सब की सेक्रीफाइस की बात की जा रही है? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ पशु पक्षी की ही सेक्रीफाइस ही होनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्रीफाइस मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी चीज की त्याग कर रहे हो, अपना वो भाव रख रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का सेक्रीफाइस है। तो ये चीज को भी आपको समझना है जब आप वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। अब वैदिक काल में जो तीसरा जो आता है पार्ट, वो है उपनिषद। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, उपनिषद में फिलॉसफिकल बातें दी गई है, यानी कि गुरु और शिष्य के बीच में जो डिबेट होता है, कॉन्वर्जेशन होता है। शिष्य कोई क्वेश्चन पूछता है,
गुरु उसका रिस्पॉन्स करता है, फिर शिष्य फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है, गुरु उसका फिर से रिस्पॉन्स करता है। इस प्रकार का जो कॉन्वर्सेशन जो देखने को मिलता है वो है उपनिषद। उपनिषद यानी का मतलब ही यही होता है कि गुरु के पास बैठ के आप शिक्षा लेते हो, जो बात आपको नहीं पता वो गुरु से जानने की कोशिश करते हो। और उपनिषद में ये भी पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज में ही जो गुरु अपना नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं। और ये तो सिंपल सी बात है। अगर अभी आप एमए में हो, आप एमए की बातें करोगे, आप पीएचडी लेवल की बातें नहीं करोगे। अगर आप क्लास वन में हो तो आप क्लास वन लेवल की बातें करोगे, फिर सिक्स सेवन एट ये लेवल की बातें नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, उपनिषद में भी वो इंक्वायरी जो फिलोसफिकल इंक्वायरी है वो गुरु और शिष्य के बीच में होती है, और वो दोनों की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज के बेसिस पे होती है। तो ये वैदिक काल में ये तीन पार्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट था आप लोग को समझना, मंत्र, ब्राह्मणा और उपनिषद। तो ये वेदों में तीन ऑर्गन्स जिसको बोला गया है, तीन अंग बोला गया है, मंत्र, ब्राह्मणा और उपनिषद। उसके बाद दूसरा जो काल आता है वो एपिक पीरियड होता है, यानी कि महाकाव्य काल। बहुत बड़े बड़े महाकाव्य रचे गए, बताए गए, उसमें भी जीवन जीने की कला बताई गई। जीवन में दुख आते हैं तो दुखों से आपको कैसे लड़ना है वो बताया गया। तो जो महाकाव्य काल था उसमें जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जो हमारे पास आए, स्क्रिप्चर्स आए, उसमें से महाभारत है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रामायण है। फिर वो सबसे हम क्या सीखते हैं कि धर्म क्या है वो सीखते हैं, कर्म क्या है, भक्ति क्या होता है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट थॉट्स है उसको समझने में हमें मदद मिलती है। फिर तीसरा जो डिवीजन है वो है सूत्र काल। सूत्र काल, फिर जब स्कॉलर्स आते हैं, जब स्कॉलर्स ये ग्रंथों को पढ़ते हैं, वैदिक जो मंत्र है उसको पढ़ते हैं, फिर उन्होंने इसके बारे में क्या बोला, उनकी क्या कमेंट्रीज रही है, ये सब चीजें सूत्र काल में आ जाते हैं। सिस्टमेटिक फिलोसफिकल प्रेजेंटेशन। अब यहां से ही शुरू होता है आपका सड सद षड दर्शन, यानी कि सिक्स इंपॉर्टेंट दर्शन। इसके बारे में लास्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा डाउट्स थे आप लोग के कि ये छह दर्शन कहाँ से आ गए, इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सिक्स स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होते हैं। तो ये सिक्स जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, अब ये न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, जो कहीं ना कहीं वेदों से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वेदों को मानते हैं, और इसीलिए इसको आस्तिक दर्शन में ले लिया गया। उसके बाद जो बाकी के जो बचे थॉट्स हैं उसको नास्तिक दर्शन में ले लिया गया, इस बात से कि वो लोग वेदों को नहीं मानते। तो यहाँ पे आपका षड दर्शन आ गया, और ये सारे सूत्रात्मक फॉर्म में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप सांख्य कारिका उठाते हो तो वो बुक, वो जो वॉल्यूम रहेगा उसमें आपको सूत्रास मिलेंगे, जो कि जो ऋषि मुनि जो कि उसमें स्कॉलर्स थे उन्होंने वो सूत्रास दिए, और फिर बाद में कमेंटेटर्स, इंटरप्रिटर्स वो सारी चीजों को इंटरप्रीट करके अपने अपने एनालिसिस, अपने रिकॉर्ड के हिसाब से लिखते गए, बताते गए, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं और जिससे आज हम सीख रहे हैं। तो ये हो गया भारतीय दर्शन का इंपॉर्टेंट डिवीजन, वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल, और लास्ट में कैसे आपके ये सिक्स दर्शन आते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक समकालीन काल की, आधुनिक काल। अब यहाँ पे आप लोग ये थिंकर्स से पहले इंट्रोड्यूस्ड हो, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, राधा कृष्णन, इन्होंने अब वही सब प्रिंसिपल्स, वही सब फिलॉसफी पे अपना एक नया वर्जन दिया, नई बातें बताई, उसी से अलाइंड होते हुए। तो ये हो गया मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने सिर्फ भारतीय दर्शन के बारे में नहीं बताया, भारतीय दर्शन और वेस्टर्न थॉट्स में कितनी सिमिलैरिटीज है, कितना उसमें डिफरेंस है, क्या, कैसे हम दोनों के बीच का जो गैप है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताए, ताकि हमारी जो बातें हैं वो दुनिया भर तक लोगों तक पहुंच सके। तो उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि उन्होंने हमारे थॉट्स को सिर्फ एक जगह अलाइन करके रहने नहीं दिया, उसको बाहर बाहर दुनिया भर में स्प्रेड किया।
और इसी वजह से लोग आज इतने इंटरेस्टिंग वे में आते हैं, आज पढ़ते हैं, ये सारी चीजों को समझते हैं, जानते हैं, सिर्फ ये थिंकर्स की वजह से, क्योंकि इन्होंने अपना फुल ऑन एफर्ट इस चीज में डाला कि हमारे थॉट्स, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे वैल्यूज दुनिया भर में कैसे पहुंच सके। फिर अभी जो मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड है उसमें फोकस रहा है रिलीजन, सोसाइटी, एथिक्स एंड रिफॉर्म, जो कि हमारे ये कोर्स का मेन टॉपिक रहेगा। रिलीजन पे बात करना, सोसाइटी पे बात करना, आचार एथिक्स पे बात करना। मोस्टली तो हम फोकस करेंगे रिलीजन पे। जैसे मैंने आपको बताया अभी वैदिक धर्म और हेनोथिज्म के बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि हेनोथिज्म क्या होता है। हेनोथिज्म माने कि कोई एक गॉड की प्रमुखता। जैसे क्वेश्चन आता है, सवाल ये बहुत डिबेट्स में पूछा जाता है कि आप लोग इतने सारे गॉड्स आप लोग मानते हो हिंदू धर्म में, तो आप इतने सारे गॉड की पूजा कैसे करते हो? क्या आप सबको मानते हो? क्या सब पे विश्वास करते हो? विश्वास सब पे है, बट प्रमुखता होती है जिसको हम बोलते हैं हेनोथिज्म। यानी कि एक टाइम पे किसी एक गॉड को ही सर्वश्रेष्ठ मानना और उसको उस प्रकार से देखना, उस प्रकार से उसको समझना, वो हो गया हेनोथिज्म। तो मैक्स मुलर इसको बताते हैं कि वैदिक रिलीजन जो है वो हेनोथिज्म है। यानी कि उपासना के समय एक देवता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किसी एक देवता को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो इंडियन फिलॉसफी जहां तक आप समझ सकते हो कि काफी इवॉल्व हो चुका है, काफी डेवलप हो चुका है। एक सवाल और भी आता है कि क्या भारतीय दर्शन का डेवलपमेंट रुक चुका है? तो सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। आज भी भारतीय दर्शन बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। आज भी लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बस यही प्रॉब्लम है कि उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि जिससे वो ये सारी चीजों को समझ सके। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ओरिजिनल जो रेफरेंस बुक है उसको पढ़िए। एनालिसिस वगैरह तो ठीक है, उससे समझ आता है चीजों को, बट जब डेप्थ में जाना है तो उसके लिए ओरिजिनल बुक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये हो गया इंडियन फिलोसफी और उसका मेन पीरियड जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये तो हो गया वैदिक काल का। हम्म। फिर जो महाकाव्य काल का मैंने जो बताया था उसमें यही है, रामायण महाभारत जो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें नैतिक चीजें, धार्मिक टेक्स्ट जो मोरालिटी है, एथिकल बातें वो बताई गई है। और इस काल में धर्म, कर्म, कर्तव्य, आदर्श जीवन, ये सब चीजों पे फोकस किया गया है। सूत्र काल, सूत्रात्मक तरीकों से चीजें रखी गई है। अभी जैसा आप लोग पढ़ रहे हो न्याय फिलॉसफी के बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सारे हो गए सूत्र काल। और इस काल में जो दर्शन है ना उसको सिस्टमेटिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से रखा गया, कैटेगराइज किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो सब चीजें समझना बहुत ही इजी हो जाए। ठीक है। फिर महाकाव्य काल, धर्म का जीवनात्मक चित्रण सूत्र काल, दर्शन का व्यवस्थित सिद्धांत। ठीक है। इतना आई थिंक आप लोग को क्लियर है। यहां तक कोई डाउट? स्कूल्स को समझने में, फिलॉसफी के डेवलपमेंट को समझने के लिए, और ये कहाँ से शुरुआत हुई इसको समझने के लिए, यहाँ तक कोई भी आप लोग, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है और जिसको और गहराई से समझना चाहिए? मैम, ये जो टाइम पीरियड्स हैं, इज देयर रियल टाइम आल्सो अलाइन विद इट? बीसी, एसी, एडी में, लाइक इज दिस 5000 years old? ऐसे टाइम हाँ, उसका पीरियड? टाइमलाइन भी है, बट चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए मैंने वो फिलहाल वो नहीं रखा है, सिर्फ आपको डिविजन्स बताए हैं। ओके मैम, इस ओके। प्रकार के काल पीरियड होते हैं। हाँ, अगर आप लोग को वो टाइमलाइन ढूंढना है तो आप लोग वो देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। ओके। ठीक है। तो ये जो आप लोग का क्वेश्चन था पहले कि ये इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स कहाँ से आ गए, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन कहाँ से आ गए, क्या ये वेद के बाद आ गए, वेद से पहले आ गए, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। अभी आप लोग को क्लियर है कि किस प्रकार से ये डिविजन्स हुए, क्यों हुए, और इसका मकसद क्या था? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। हाँ, अभी यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम, यहाँ पे एक आपको दिखेगा। अभी ये षड दर्शन के टेक्स्ट और उससे रिलेटेड थिंकर्स है।
तो ये तो आप लोग को इसमें से काफी अ, पता होंगे। जैसे वैशेषिक सूत्र को आपको पता होगा, कनाद, एटॉमिज्म वगैरह हमने लास्ट सेमेस्टर में भी देखा था। तो बस एक बार आप गो थ्रू करिए इसको। जो दर्शन है हमारे, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, वेदांत, वो जो सूत्रास है, सूत्र ग्रंथ है, उसके फाउंडर कौन है, न्याय, जो न्याय सूत्र है उसके फाउंडर है गौतम, और उसमें कमेंटेटर है, यानी भाष्यकार है, तो भाष्यकार का नाम भी दिया गया है। न्याय दर्शन के भाष्यकार है वात्स्यायन। देन वैशेषिक दर्शन, जो जिसके फाउंडर है या प्रणेता है कनाद, उसके भी कमेंटेटर है प्रशस्तपाद। देन सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र, जिसके फाउंडर है कपिला, उसके कमेंटेटर है विज्ञान भिक्षु। जैसे कि लास्ट में ना ऐसा एक डाउट आया था। क्या डाउट आया था कि सांख्य दर्शन गॉड को मानते हैं या नहीं मानते, ये डाउट आया था। तो मैंने आपको सांख्य कारिका में दी गई बात बताई, उसमें बताया कि नहीं, सांख्य कारिका में ऐसा दिया है कि गॉड को तो वो नहीं मानते। ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। कपिला ने जो सांख्य सूत्र में बताया, उन्होंने वहां पे मेंशन किया कि गॉड तो नहीं एग्जिस्ट करता है, पुरुष और प्रकृति ही है, गॉड जैसा कुछ अस्तित्व में नहीं है। बट फिर हम जब कमेंट्री पढ़ते हैं, विज्ञान भिक्षु की कमेंट्री पढ़ते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं गॉड के बारे में बताया गया है। तो इस वजह से काफी चीजें कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है कभी कभी। काफी चीजें हमें डाउटफुल लगने लगती है कि अब किस चीज को सच माने। तो बट बेसिकली जो मेजोरिटी में जो लोग मानते हैं, फिर हम उसको ही मान के चलने लगते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से सूत्रास को, जो सूत्र, अगर आप थीसिस लिखते हो, इसमें रिसर्च करते हो, तो आपको सूत्रा पढ़ना तो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस उसकी कमेंट्री भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इतना आप लोग को समझना पड़ेगा अभी फिलहाल इस लेवल पे। योग दर्शन, योग सूत्रास, पतंजलि जो है फाउंडर है, व्यास जो है वो कमेंटेटर है, फिर मीमांसा सूत्र, उसमें जैमिनी जो है वो फाउंडर है, देन शबर जो है वो उनके कमेंटेटर है, फिर वेदांत में ब्रह्म सूत्र, जय बादरायण उसके फाउंडर है, शंकराचार्य उसमें कमेंटेटर है। अभी यहाँ पे एक और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य की वजह से, उनके जो उन्होंने इतना अच्छे से इधर नॉर्थ ईस्ट साउथ सब जगह जा जाके एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन किया वेदांत दर्शन, उसकी वजह से वेदांत दर्शन आजकल लोग शंकराचार्य जी के थ्रू मानते हैं, उनके ही तरीके से समझते हैं। बट वहां पे देखिए ये कमेंटेटर है, जो फाउंडर है वो कोई और है। तो ये भी चीजें हो जाती है कि जब कमेंट्री इतनी स्ट्रांग होती है, तो हम उसकी वजह से चीजों को और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से जानते हैं, और उसको जानना चाहते हैं। तो इसलिए इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि इंडियन फिलोसफी जो है, भारतीय दर्शन काफी अच्छे से लोगों तक पहुंच रहा है, और जो इसमें थिंकर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने काफी कंप्लीट तरीके से इस पे काम किया है। तो ये भारतीय दर्शन के विकास के बारे में था। और यहाँ पे इंडियन फिलोसफी के बारे में थोड़ा सा और बताया गया है। आप लोग में से कोई रीड कर सकता है इसको, क्या क्या बात बताया गया, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए कि भारतीय दर्शन में ऐसे क्या विशेषताएं हैं। एनीवन वांट्स मैं टू रीड दिस? पढ़ूं मैम। हाँ जी, पढ़िए। सांख्य दर्शन ने विश्व को दुख का सागर कहा है। तो दुख के तीन प्रकार बताए हैं, जैसे आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तो भारतीय दर्शन को प्रायः निराशावादी कहा गया है, परंतु इसका उद्देश्य दुख निवृत्ति और मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिका मार्ग है, जो आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। अधिकांश भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बुद्ध दर्शन में क्षणिक आत्मा नहीं नहीं, एक सेकेंड, बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ये एक अलग से पॉइंट है। कि भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं, और ओके अधिकांश भारतीय आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं। बौद्ध दर्शन क्षणिक आत्मा यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे विश्वास करते हैं। दुख, हाँ वो दुख को हाँ, मतलब मानते आत्मा की हैं। सत्ता में विश्वास किस किस को है, इस प्रकार से बताया गया है। ओके। हाँ, ठीक है, पढ़िए आगे। सांख्य दर्शन में आत्मा और आत्मा को चैतन्य स्वरूप माना गया है ना मैम? हाँ हाँ। हाँ। चेतना आत्मा का मूल लक्षण है। हम्म न्याय दर्शन वैशेषिक में जीवात्मा और परमात्मा का भेद, हम्म कर्म के तीन प्रकार बताए गए हैं,
संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। हाँ, कोई प्रत्येक बताएगा भारतीय संचित कर्म क्या होता है और प्रारब्ध कर्म क्या होता है? संचित जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है वो संचित कर्म होते हैं। हम्म। प्रारब्ध वो है जो हम अभी भुगत रहे हैं। हम्म। और संचयमान जो अभी हम जो कर रहे हैं उसका हम्म। भविष्य के लिए हम उसको स्टोर कर रहे हैं, वो बिल्कुल संचय बिल्कुल। कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हम्म। प्रत्येक भारतीय दर्शन में आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन पर बल दिया गया है। दर्शन और धर्म का समन्वय, हम्म। विशेष रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में हम्म। अ, दर्शन और धर्म का समन्वय बताया गया है। दर्शन का हम्म। मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। हम्म। ज्ञान मीमांसा में हम्म। प्रमाण शास्त्र। 1 सेकेंड, हाँ, कहा गया। हाँ, ज्ञान, ये ज्ञान मीमांसा यानी कि प्रमाण शास्त्र। हम्म। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ना है। ठीक है। अब आ जाते हैं गॉड के कंसेप्ट में, क्योंकि जब रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गॉड के बारे में पढ़ेंगे या गॉड के बारे में ये जानेंगे, ऐसा नहीं है, बट गॉड के कंसेप्ट को भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में ईश्वर की क्या अवधारणा है? ईश्वरवाद के रूप होते हैं। पहला तो जो मैंने बताया हेनोथिज्म। हेनोथिज्म ये शब्द आप लोग लिख लीजिए, यानी कि देवताओं में से उपासना के समय, देवताओं में से उपासना के समय एक देवता को प्रमुख मान के उनकी उपासना करना, वो हो गया हेनोथिज्म। अनेक देवताओं में से उपासना के समय एक को सर्वोच्च मानना, वो हो गया हेनोथिज्म। फिर दूसरा आ गया एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, यानी कि एक ही ईश्वर में विश्वास करना, एक ही ईश्वर पे विश्वास कर लेना, वो हो गया मोनोथिज्म। हेनोथिज्म, मोनोथिज्म, ये दो शब्द हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए। फिर और भी शब्द आते हैं जैसे कि पैंथिज्म। पैंथिज्म यानी सब जगह आपको गॉड दिख रहे हैं, वो हो गया पैंथिज्म। वैसे ही जो शब्द है वो गॉड के कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करते हैं। उपनिषद में गॉड को क्या बोला गया है कि उपनिषद में ईश्वर के बारे में बोला गया है कि वो विश्वव्यापी है, यानी कि सब जगह है, और विश्वातीत है कि ट्रांसेंडेंट है, मतलब विश्व से भी ऊपर है, विश्व से भी परे है। तो ईश्वर संसार में भी है और संसार से परे भी है, ये उपनिषदिक कॉन्सेप्ट है। अब गॉड है, इसका प्रूफ अगर हम बोले तो वो कॉजल आर्ग्यूमेंट, यानी कि कार्य कारणवाद में आ जाता है, जो कि हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा कि जगत अगर एक कार्य है, जगत में कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के पीछे एक इंटेलिजेंट कॉज है जो कि गॉड के अस्तित्व को बताता है। इस प्रकार का एक कॉजल आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो फिर मेन मेन पॉइंट्स है, ये आधुनिक एज की है, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कंटेम्प्रेरी टाइम से ये सारे फिलोसोफर्स को भी पढ़ रहे हैं, थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, और उनके हिसाब से रिलीजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो ये जो है बस एक गो थ्रू करेंगे कि रिलीजन होता क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ मैंने पहले ही बताया है कि सबको बांध के रखना, वो है इसका शाब्दिक अर्थ। रिलीजन जो है ह्यूमन बींग्स और डिवाइन बींग्स के कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाता है, यूनाइट करता है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को जिसके थॉट प्रोसेस एकदम ही डिफरेंट है। ओके। और इसको अलग अलग शब्द से बोलते हैं, जैसे कि शुक्हियो, शिंतो जापानीज में, धर्म हिंदू संस्कृत में बोलते हैं, देन धम्म बुद्धिस्ट और पाली में बोलते हैं, फिर रिलीजियो क्रिश्चियन में बोलते हैं। तो ये सारे का मतलब एक ही होता है, भले शब्द अलग अलग होता है, बट काफी सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू है। और रिलीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गॉड पे ही विश्वास है, इसके बारे में बताएगा। रिलीजन जैसे मैंने बताया कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो रिलीजन के बारे में पढ़ना है वो फिलोसफिकल वे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ गॉड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो बिलीफ के बारे में पढ़ने वाले हो, बिलीफ के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिलीजन का मतलब यहाँ पे है कि क्या रीजनेबल है
और जो रीजनेबल है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि रीजन ने हमारे समझ लिया। जो चीज हमने हमारी बुद्धि ने समझ लिया, जिस चीज को हमारी बुद्धि ने एग्री कर लिया, वो चीज हमारे लिए परफेक्ट फिट हो जाता है, जानने के लिए, समझने के लिए और दूसरों को बताने के लिए। तो रिलीजन जो है वो ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना जस्ट कि हार्मोनियस रिलेशन को समझे पढ़े, बल्कि उसमें अगर कोई जैसे वॉयलेंस वगैरह इस प्रकार के अगर मुद्दे खड़े हो रहे हैं तो उसको रिजॉल्व कैसे करें। तो ये सब कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। अभी एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछती हूँ कि जब हम रिलीजन को समझाते हैं या समझते हैं, दूसरे रिलीजन को समझते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? आप लोग सब लोग बताइए कि दूसरे रिलीजन को समझने में या पढ़ने में, अब यहाँ पे तो कोर्स है तो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग का कितना जेन्युइन इंटरेस्ट है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट जो भी है आप लोग शेयर कर सकते हो कि रिलीजन को डिफाइन करने में, उसको समझने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है। अगर जैन स्टडीज है तो ऐसा क्या है जो बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा, बाकी लोग भी पढ़ना चाहेंगे। जैसे मैं बताऊंगी कि कंसेप्ट जैसे नॉन वायलेंस हो गया, गांधी जी ने इसको बहुत ज्यादा तरीके से आगे लोगों को लेके गया, उसकी वजह से फ्रीडम फाइट का मूवमेंट भी इतना स्ट्रांग चला। तो इससे लोगों का इंटरेस्ट डबल हो जाएगा कि हाँ, जैनोलॉजी में ये है, जैन कल्चर में ये बताते हैं, वेगनिज्म के बारे में बताते हैं। तो उससे उनका जो अट्रैक्शन है रिलीजन के लिए वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये एक तरीका है लोगों को यहाँ तक जोड़ने का। और क्या चैलेंजेस है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जिसके जिसके थ्रू हम रिलीजन को डिफाइन नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे? तो क्या आप लोग बता पाओगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स? बता सकते हैं मैम, जैसे कि जब हम दूसरे रिलीजियंस को पढ़ते हैं और हमारे रिलीजन से मतलब जैन रिलीजन से कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। और जो ये बातें उठती है, कोई कहता है कि हिंदू पहले था जैन बाद में आया, तो ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। लाइक के शिवा क्या है और आदिनाथ क्या है उसके हिसाब से। और जो आहार क्रिया है और जो सात्विक भोजन तामसिक भोजन, ये हिंदू धर्म में भी बताया हुआ है, हमारे में भी सात्विक धर्म जैसा बताया हुआ है। तो ऐसे समानता भी दे सकते हैं और विभिन्नता भी दे सकते हैं, और हमारे धर्म में क्या विशेषता है वो बता के दूसरे धर्म में क्या विशेषता है उसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और किसी और को ये भी समझा सकते हैं कि क्यों जैनिज्म बेस्ट है। वेरी जब हम नाइस। दूसरे धर्म के बारे में जानेंगे तभी तो हम कंपैरिजन करके अपने धर्म को बेस्ट बता सकेंगे, जैनिज्म बट को यहाँ बेस्ट पे बता क्या आपको सकेंगे। लगता है कि हमारे धर्म को बेस्ट बताना यही हमारा पर्पस है? नहीं, पर्पस नहीं है, पर जो सही है वो सही है। हम्म। जैसे कि मुसलमान का हम अभी पढ़ेंगे, हम्म। तो जब हम उनके धर्म में जानेंगे तो ये बात है कि वो जो लोग बलि को मानते हैं, बकरा बलि, जबकि उनके कुरान में भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि बलि देना चाहिए, मतलब एक प्रथा बना दी उन्होंने। हम्म। तो हम उसका, उनके धर्म का विरोध नहीं करेंगे हम, लेकिन हम्म। उस चीज का हम विरोध कर सकते हैं कि ये ठीक है। गलत है। ठीक है, ओके फाइन। और कोई बोलना चाहता है इस पे कि किसी रिलीजन को समझने में, डिफाइन करने में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं? मैम। हाँ जी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था आई थिंक। नहीं नहीं, आप बताइए। जैसे मैम, एक तो हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि ऑल जेन्स आर सिमिलर, सब फॉलो कर रहे हैं, लाइक और ऑल बुद्धिस्ट आर सेम। थिंग इज लाइक, one is, if we are exploring any religion, we should also see what part of the philosophy are they really living out, right? हम्म। So Jain community, for example, is primarily vegetarian, so that is a good aspect to look at. But at the same time, the highest, like the person who is making most of the plastics in India is a Jain. He's a billionaire. Okay, then the guy who is supporting Gaza war, sending drones from here, is Adani, is Jain. Adani single-handedly itne hills
अगर आप टेक्निकली देखो इम्पैक्ट वाइज, इफ वी सी द इंडस्ट्रियलिस्ट, जितना जैन ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर ब्रिंगिंग हार्म टू द कम्युनिटी or to the world, to the planet, nobody else is doing it that much in India. If you think about it, like if you come down to numbers and all of that, so we cannot make generic statements that the community is generally non-violent and all. But one thing is, like, there is something, the context, regardless of religion, we are all in a context where climate change is real, a lot of suffering is happening, there's poverty, there is degradation of forest. So any religion that can teach us something good that we can adopt, that is worth looking at. Exactly. But it is also very ignorant of us to make sweeping statements that it is the best, because we don't know. We Right. don't know. Like for example, in my personal life, there are more Jains who have cheated me or deceived me than even Muslims. My course is being supported by a Muslim funder, for example, right? So it is very subjective. हमें subjective नहीं देके मैंने इतना सीखा है कि अब थोड़ा objective देखना होगा. और philosophy wise also, if you see, non-violence, non-consumerism, all these principles are very good to adopt by humans everywhere. So from that perspective, we can also explore if Jain community is using it. Like, what's the point if you're vegetarian but beating up your wife? So there is a lot of study. My dissertation I'm doing on application of non-violence on wastewater treatment. And so which ones are more violent or non-violent? What perspective, Jain perspective, हमें क्या क्या ethically सिखाता है, conservation wise सिखाता है, material use, हिंसा जो हम करते हैं on operators, on living beings, उसके हिसाब से which is more better will also, what is seeing is technically more sustainable also in its own way, because it's kinder and it uses less resources. So yes, that way, in principle and philosophy, yes, Jain philosophy seems very perfect. But to assume that all of the Jain community is following it is definitely something I've learned is not true. Yeah, it's a very good So, point. And we should always look into it, reflect more on it, try to find out the problems, the challenges, and how we can, reduce the gap between what we have actually in our scriptures and how we are following it. बहुत बड़ा गैप है. लिखा तो सब है, सारे धर्मों में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, बट हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ है वो गैप? तो वो मैम, एक और चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक और सच चीज स्वीकार ही नहीं करते मैम. मैम, लेकिन एक और बहुत बड़ा डाउट आया है in the last few days that I was reading, that when we say, okay, the Harappan seal or that seal is Shiva or that is Rishabdev, or everyone is claiming like early civilization, we founded it. But these discoveries have happened just 50, 100 years back. We didn't know of these coins, we didn't know of these seals, we didn't know. So what I am actually learning is that a lot of this that has come to us has developed in the last 50, 100 years, it feels like. So my exploration is to see how Jainism defined itself before this also. Because even now, everyone is claiming on it. Every religion says we are perfect. Yeah. That's a मैम, very wonderful सबसे point. पहले है ना, हमें तो सारे जो भी सिद्धांत है वो पहले अपनी लाइफ में लेना, यूज मतलब बिल्कुल. अप्लाई करना चाहिए. True, और true. उसके बाद में देखें कि हम अपने तरीके से सोसाइटी को कैसा बेस्ट दे सकते हैं. Exactly. और मतलब सभी कुछ इतना डेवलप हो रहा है, तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा. तो हाँ, प्लस माइनस हो सकता है कि भाई इसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट उस प्रॉब्लम से भी सोसाइटी को बहुत अच्छा अगर हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम को हमको अवॉइड करना भी पड़ेगा. बिल्कुल. अभी बिल्कुल. जैसे जैनिज्म में बताते हैं कि वीगन वगैरह वो सब जैन नहीं है, मतलब कहते भी ऐसा, बट पता नहीं वो वीगन अच्छा है या नहीं, मुझे नहीं पता. नहीं, बट अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, या सबसे ज्यादा वायलेंस होती है मिल्क इंडस्ट्री में. राइट. जितनी हिंसा होती है विद काउज, वो हम डिनाई कर ही नहीं सकते. आप कोई भी गौशाला चले जाओ जहां से मिल्क आ रहा है, ओके, और वहां पे इंजेक्शन दिया जाता है. अगर आप देख लोगे तो आपको वही मैं कह रही हूँ. पर इसमें बहुत बड़ा डिबेट हो रहा है कि पहले हमारे यहाँ पे एक एक
कि यहाँ पे हजार मतलब 50-50 हजार गायें रहती थी। तो हम्म। वो एक बहुत बड़ा डिबेट है वो, कि तब पॉपुलेशन कम थी और गायें ज्यादा थी, अभी पॉपुलेशन कम है, ज्यादा है और गायें कम है, तो वो हिंसा तो हो रही है उसमें। हाँ, हिंसा तो वही तो वी हैव टू एक्चुअली रीडिस्कवर जैनिज्म इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। नाउ अगर आप फॉरेन स्कॉलर्स देखें मैम, देयर इज वन फॉरेन स्कॉलर हु हैज डन हिज फुल पीएचडी ऑन हाउ अनेकांतवाद इज एन अजीविका कॉन्सेप्ट and how it is coming from there. Actually, that is his research, he's done his own. So one thing is like we have to open our mind a little bit about what this really is, राइट। because जो हम कल्चरली हमें नैरेटिव्स मिल रहे हैं और जो हम बोलते आ रहे हैं और जो रिसर्च और प्रूफ हमें बता रहा है, वो इट्स वेरी लाइक we should do our own inquiry and ratification actually. ट्रू ट्रू। मैम वेरी। एक्चुअली अभी अट्रैक्ट बहुत होते हैं, जहाँ कुछ अच्छा दिखा वहाँ अट्रैक्शन दिखा वहाँ मुड़ जाते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। जितने भी हम धर्म देख रहे हैं, जैसा कि साउथ इंडिया में भी पहले जैन, टोटली जैन थे, वो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियंस में, तो उनको वहाँ अट्रैक्शन लगा, समाज सेवा हो रही है, वो ज्यादा हो रहा, तो वो कन्वर्ट हो गए। तो किसी को भी बहुत मुश्किल है आज के समय में कि अपने धर्म पर टिका के रखना चाहिए, वो जैन हो या हिंदू हो, सब कन्वर्ट हो रहे हैं अभी। ट्रू। तो वही इस कोर्स का भी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो चैलेंज को डिफाइन करना है, वो चैलेंज को समझना है कि क्या है ऐसे रिलीजन में जो कि हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, उसके पर्सपेक्टिव को देख नहीं पाए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लास्ट स्लाइड में बता देती हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 1 सेकेंड। हाँ, हाँ, ये आप लोग देख सकते हो, मेथड्स इन द स्टडी ऑफ रिलीजन। अब ये मेथड्स क्या होता है कि रिलीजन को समझने के भी तरीके होते हैं, और एक तरीके के समझने के लिए यहाँ पे जो मेथोडोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस किए गए हैं, आप लोग वो देख लीजिए। सबसे जो पॉपुलर है मैक्स मुलर, वो बोलते हैं कि ये स्क्रिप्चर्स ओरिजिनल लैंग्वेज में क्या बताते हैं, क्या वो जो ओरिजिनल लैंग्वेज में बताते हैं और जो आजकल जो ट्रांसलेट हो रहे हैं, क्या वो दोनों एकदम सिमिलर है या उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है जो हमें देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज तक जो आपके पास जो भी नॉलेज आ रहा है वो ट्रांसलेट होके आ रहा है। तो जो ट्रांसलेट किए जा रहे हैं हम उसको कितना कितना उसको विश्वास कर सके, कितनी उसमें रिलायबिलिटी है, इस मुद्दे पे ये क्वेश्चन करते हैं। और इस वजह से वो रिलीजन को और अच्छे से समझने के लिए हमारे आउटलुक को डेवलप करते हैं। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? तो मैक्स मुलर का ये हो गया। फिर सिगमंड फ्रॉइड जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं कि रिलीजन सोसाइटी में फंक्शन कैसे करते हैं, किस प्रकार से वो हमारी ब्रेन साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से ये हमें चीजों को अलग तरीके से देखने में हेल्प करते हैं। कार्ल मार्क्स बताते हैं कि मैन की जो साइकी है वो यूनिवर्स में कैसे प्रोजेक्ट होती है, रिलीजन इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कैसे फंक्शन करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो मेथोडोलॉजिस्ट है इस प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम रिलीजन को और अच्छी तरीके से समझ सके और अच्छे से उसको इम्प्रूव कर सके, और इसके जो भी गाइडलाइंस और जो भी इसमें एथिकल नॉर्म्स रेगुलेशंस जो भी दिए हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ला सके, प्लस दूसरों को भी इसके बारे में बता सके। तो बेसिकली ये कोर्स में भी वी हैव टू क्वेश्चन लाइक दिस, कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इससे हमारे हमारी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी हमारी सोच इंप्रूवमेंट हो रही है और कितना हम सीख पा रहे हैं। तो हमें एज इट इज भी पढ़ना है, जो चीजें दी गई है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज भी पढ़ना है, प्लस उसमें हम क्या नया पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं रिसर्च एंगल से भी वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट। मैम इसमें कोई इंडियन मेथोडोलॉजी नहीं नहीं है मैम? नहीं है, बट यहाँ पे नहीं होती। मैंने उसमें डाला नहीं है, शायद बाकी के स्लाइड्स में आएंगे, आने वाली ओके। स्लाइड्स में वो आ जाएंगे, क्योंकि पढ़ना तो इंडियन का ही है ना।
तो मैंने जस्ट आपको वेस्टर्न आउटलुक दिया है कि इस प्रकार से दुनिया में सोच रहे रिलीजन के बारे में, ताकि हम भी जैसे अपने जो अभी बोल रहे हैं कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, उस चीज से बाहर निकल सके, और जो रियल क्वेश्चंस है ना उस पे फिर हम उस मुद्दे पे आ सके। हम्म। ठीक है, तो इतना क्लियर है आप सबको? यस। यस ऑल राइट, तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, एंड देन नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे का जो भी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? एवरीथिंग इज फाइन? यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय श्री मैम। जय जय जिनेन्द्र मैम। मैम। थैंक यू।